शहज़ाद गुल साहब ने मुझे मिसिसागा से कांटेक्ट किया और अपनी रुदात सुनाई जो अपने बेटे के पास गुज़िश्ता 2.5 महीने से कनाडा में मुकीम है। शहज़ाद गुल साहब की अपनी एज 65 ईयर्स है और उनकी मिसेस का पहले इंतकाल हो गया हुआ था। तो उनका बेटा कनाडा में गुज़िश्ता 10 साल से रह रहा है। ये पहली बार हुआ है कि शहज़ाद गुल साहब भी अपने बेटे के पास कनाडा आए हैं। तो वो बताते हैं काफ़ी कुछ अपनी कनाडा की लाइफ के बारे में, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर अपने पेरेंट्स को लाते हैं। कई दफ़ा उम्र रसीदा वालदैन भी जिनके बच्चे कई सालों से बाहर के मुल्कों में मुकीम होते हैं, उनकी शक्ल को देखने के लिए तरसे होते हैं, तो उनसे मिलने के लिए जाना चाहते हैं और उसके लिए उनको अगर पाकिस्तान छोड़कर बाहर भी कुछ अरसा रहना पड़े तो उसके लिए भी ज़हनी तौर पर राज़ी होते हैं। तो कनाडा की लाइफ कैसी होती है, शहज़ाद गुल साहब ने अपनी क्या आप बीती सुनाई है, वही आपके गोश गुजार आज करूँगा। आज की कहानी रोज़ाना की वीडियो से इस तरह मुख्तलिफ है कि वैसे तो किसी न किसी लड़की या ख़ातून की कहानी आम तौर पर होती है, लेकिन आज एक बुरगज़ीदा शख्स जो पाकिस्तान में रावलपिंडी में अपनी बड़ी सी हवेली में रहता था और अब अपने बेटे के पास कनाडा आ गया है, क्या फ़र्क महसूस करता है पाकिस्तान और कनाडा की लाइफ में एज़ एन एजड फादर, वही आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। तो सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है। बैकग्राउंड में आपको मैं दिखाऊंगा, आज हमने घर से बाहर रफ्तारी की थी पोपोइज़ पर और साथ में हमने एक पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया था, तो वो आपको बैकग्राउंड में देखने मिलेगा। सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। तो शहज़ाद गुल साहब बताते हैं कि कनाडा जब आने वाले थे ना, अभी से 5 महीने पहले, तो इतने खुश थे कि उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। 10 साल से उनका बेटा कनाडा में रह रहा था, कनाडा की पीआर लेकर गया था और बीच में उसने सिर्फ 2 दफ़ा पाकिस्तान का चक्कर लगाया, एक दफ़ा 2 महीने के लिए और एक दफ़ा सिर्फ 1.5 महीने के लिए। तो कहते हैं कि आंखें तरस गई थी उसको देखने के लिए। और इनके 2 बेटे और 1 बेटी है और बाकी दोनों बच्चे इनके पाकिस्तान में ही होते हैं, उनकी अपनी शादियां हुई हैं और एक ये जो बेटा था ये कनाडा आ गया हुआ था। तो अपनी हवेली में बड़ी सी ये अकेले ही रहते हैं रावलपिंडी में और कहते हैं कि रावलपिंडी में मेरी ज़िंदगी बहुत ही मज़े की थी। मेरी रूटीन ये थी कि सुबह सुबह रोज़ाना उठ के नवाज़ शरीफ पार्क में चले जाना, उधर जाकर चहलकदमी करना। मेरी आदत है सुबह सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ के मैं 6 बजे या 5 बजे, कभी कभार तो 4:30 बजे भी मैं निकल जाता हूँ कि मैं नवाज़ शरीफ पार्क जाता हूँ। उधर मेरे और हल्का या बाब होता है और बहुत सारे हमारे दोस्त संगी यार उधर बैठ के आपस में गप्पे मारते हैं। पहले हम आधा घंटा वॉक करते हैं, फिर कोई सब्ज़ कहवा बना कर लाया होता है, कभी कभी कोई कश्मीरी चाय बना कर लाया होता है, पिंक टी। तो हम सब दोस्त आपस में बैठ के वहाँ पर गप्पे मारते हैं। वैसे रावलपिंडी में नवाज़ शरीफ पार्क में मेरा भी सुबह सुबह वॉक और जॉगिंग करने का इत्तेफाक हुआ है। मैं देखता था इस तरह से बुज़ुर्ग अफराद आपस में बैठ के काफ़ी खुश महसूस करते थे और ऐसे लगता था जैसे इनकी एक अलग ही कम्युनिटी है और इनकी एक अलग ही माहौल एक चल रहा होता था इनका। और सुबह सुबह एक दूसरे के साथ मिलते थे, एक दूसरे के साथ रंजो गम तो नहीं करते थे, खुशियाँ ही बांटते हमेशा देखे हैं और मजाक और शुगल मेला करते नज़र आते थे ये बाबे। तो शहज़ाद गुल साहब बताते हैं कि मेरा ख्वाब था अपनी ज़िंदगी में मैं भी बाहर के किसी मुल्क में जाता, दुनिया घूमता, लेकिन मैं जा नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि पैसों की कमी थी या कुछ, लेकिन कुछ ख़ानदानी मजबूरियाँ, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ ऐसी थीं। जवान ही था तो वालिद का इंतकाल हो गया था, तो छोटे छोटे बहन भाई थे, तो पाकिस्तान में ही अपना ज़रूरी कारोबार इन्होंने शुरू कर दिया था। खेतियाँ थी इनकी और उसमें ये फसल उगाते थे और फार्मिंग के बिज़नेस से मुंसलिक रहे हैं। रावलपिंडी में गुज़िश्ता 10 साल से रह रहे हैं। उससे पहले ये चकवाल, मियाँ वाली काफ़ी जगहों पे जाकर, जैसे अंदरून पंजाब में जो ज़रूरी ज़मीन है वहाँ पर जाकर आबियारी और काश्तकारी वगैरह करते रहे, वहाँ से काफ़ी इन्होंने अच्छा पैसा बनाया। तो फिर आखिर में आकर रावलपिंडी में अच्छी सी एक बड़ी सी हवेली इन्होंने बनाई है। तो कहते हैं कि मेरा अपना शौक़ था हमेशा से बाहर आने का, लेकिन वक्त हालात कुछ इस तरह के रहे कि कभी इत्तेफाक नहीं हो पाया। जवानी में ही मेरे बाप फोत हो गए थे, तो छोटे बहन भाई थे, तो पाकिस्तान में ही काश्तकारी का बिज़नेस मैंने शुरू किया। यहाँ पिंडी से पहले मियाँ वाली, चकवाल, साहिवाल में ज़रूरी ज़मीनों पर काश्तकारी करके वहाँ पर फार्मिंग की।
और साथ में फिर शादी हो गई तो बच्चे पैदा होते गए, फिर उनको पालना पोसना, उनमें अपनी ज़िंदगी वक्फ हो गई, करते कराते बच्चे बड़े हो गए। अब पाकिस्तान में ही एक बेटा और एक बेटी शादी हुई हुई है, और एक बेटा ये वाला जो है ये 10 साल पहले पीआर लेकर कनाडा आ गया था, और तब से बस 2 दफ़ा ये पाकिस्तान का चक्कर लगा पाया है। एक दफ़ा 1 महीने के लिए आया था, एक दफ़ा 1.5 महीने के लिए। तो मेरी मर्ज़ी थी कि मैं इसके साथ जाकर कनाडा में रहूं, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा अपना बहुत प्यारा घर है, एक हवेली है। क्योंकि सारी उम्र जो मेहनत की उसकी जमा पूंजी मैंने एक पिंडी के अच्छे से इलाके में एक हवेली बनाई। लेकिन अब दिल करता है कि मैं अपने पोते को भी देखूं और अपने बेटे के साथ भी रहूं, तो इस वजह से 2.5 महीने पहले कनाडा आया था। तो कहते हैं कनाडा आने से पहले मैं इतना खुश था, और मेरे जो संगी यार जो मुझसे मिलते थे रोज़ाना सुबह सुबह नवाज शरीफ पार्क में, कहते थे हाँ उड़ते कनाडा जो ले आए हैं, उड़ते जाके डॉलर कमासे। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि हाँ, मैंने तो अब क्या ही डॉलर कमाने हैं, मेरा तो बेटा माशाल्लाह अच्छा खासा कमाता है वहाँ पे। लेकिन मेरी जो एक दिली मुराद थी सारी उम्र कहीं पाकिस्तान से बाहर घूमने की, मुझे लगता था कि अब मेरे बेटे के ज़रिए वो ख्वाहिश मेरी पूरी होने वाली है। तो मैं भी इंशाल्लाह निकलूँगा, मैं भी दुनिया देखूँगा। तो वैसे भी यहाँ पर मेरी काफ़ी अकेली सी ज़िंदगी थी मेरी, क्योंकि वाइफ़ का तो इंतकाल हो गया हुआ था। तो मैं अकेला ही इतने बड़े घर में रहता था। तो लेकिन ये है कि अपने दोस्तों यारों के साथ, और खूबसूरत इलाका है मेरा, तो पाकिस्तान में खुला डुला सिस्टम है, पैसों की कोई कमी नहीं थी, बड़ा मज़ा आता था, अपने टर्म्स पे लाइफ जीता था मैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार जाकर देखते हैं कनाडा। तो मैं 2.5 महीने पहले आया, और मेन जो मुझे खुशी थी वो ये थी कि मेरा जो पोता है अरसलान, उसके साथ मुझे वक्त गुजारने मिलेगा। वो अभी 1.5 साल का है, और मेरे बेटे का एक ही बेटा है वो। तो उसको मिलने का बड़ा दिल करता था। उससे पहले मैं फ़ोन पे उसके साथ बात करता था, तो फ़ोन पे मेरा बेटा मेरे से बात करा देता होता था। लेकिन अब मुझे था कि मैं इधर पहुंचूंगा, ख़ुद उससे मिलूंगा। तो बिलाल बेटा मैं क्या बताऊं, बस मैं इधर आया तो मैंने देखा कि मेरी जो बहू है ना, उसकी शायद मर्ज़ी नहीं थी कि मैं यहाँ पे आऊँ। मैंने कहा कि आपको ये कैसे लगा? कहते हैं कि मेरा बेटा भी जॉब करता है और मेरी बहू भी जॉब करती है। तो मैंने कुछ बातें ऐसी सुनी। मेरी बहू कह रही थी मेरे बेटे को कि मेरा तब से बड़ा ही दिल ख़राब हुआ है। मैं 6 महीने का वीज़ा लगवा के आया था कनाडा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शायद यहाँ पर 4 महीने भी पूरे नहीं कर सकूँगा। 2.5 महीने तो खैर हो गए हैं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि वापस जाऊँ। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया? कहते हैं कि मेरी अपने पोते के साथ काफ़ी क्लोज़नेस है, और वो बहुत मुझे पसंद करता है, उसको अच्छा लगता है जब मैं उसके साथ खेलता हूँ। लेकिन मैंने सुना मेरी बहू मेरे बेटे को कह रही थी कि जब ये दादा के पास से होके आता है इसमें से स्मेल आ रही होती है। और मैं हमेशा देखता था जब भी वो मुझसे मिल के जाए तो उसके बाद वो वॉशरूम में से उसकी माँ उसको नला धुला के शैम्पू करवा के निकाल रही होती। तो मैंने सोचता कि इतनी ठंड अभी पिछले महीनों गुजरी है, तो इसको क्यों रोज़ रोज़ नहाना पड़ता है? तो वो कहती नहीं अब्बा जी, बस इधर जरासीम होते हैं और मौसम का कुछ पता नहीं होता, तो इस वजह से इसको नहलाना पड़ता है। तो वो तो मैं चाय बनाने गया किचन में, तो दरवाजे के पास से गुज़र रहा था, तो मुझे आवाज़ आई कि ये अब्बा के पास से जब भी आता है ना, इसमें से ऐसी गंदी स्मेल आ रही होती है कि इसको फिर नहलाना पड़ता है मुझे। ये अब्बा जी पता नहीं जिधर से ये इसको पपी करते हैं ना इसके गाल पे, वहाँ पर भी इसको इन्फेक्शन हुई हुई है, तो इसके लिए ये वाली क्रीम लेके आनी है। तो वो मेरी बहू बता रही थी। अब ज़ाहिर है मेरी कोई नीयत तो नहीं थी ये बातें सुनने की, लेकिन एक ही घर में रहते हुए कुछ कान में पड़ जाती हैं बातें, और जब वो अपने ही बारे में हो तो दिल पर तीर की तरह से वो चलती भी हैं और छलनी भी कर जाती हैं। और मैंने ये भी देखा कि मेरे बेटे का भी रवैया मेरे साथ काफ़ी बदल गया है। पहले फ़ोन पर फिर भी बेहतर होता था, जब मैं पाकिस्तान में होता था और सिर्फ़ फ़ोन पर उसके साथ बात होती थी। अब जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने देखा है कि ये लोग मुझे इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। एक बात होती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझ पर ज़िम्मेदारियाँ डाल दी गई हैं। मेरी बहू भी काम करती है, मेरा बेटा भी काम करता है, और जो छोटा बेटा है उसकी पीछे देखभाल के लिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। जो मुझे करने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं वैसे ही उसका दादा हूँ, और मुझे पता है कि मैं इतने अरसे उससे दूर रहा हूँ और मुझे बड़ी तड़प थी उसके लिए। लेकिन फिर उसके बाद
अगर ऐसी बातें उसके माँ-बाप मेरे बारे में सोचते हैं तो मुझे बहुत ही उससे दुःख पहुँचा। और दूसरी ये चीज़ कि अब मेरा बेटा मुझे बहुत ही खुलेआम बोलना शुरू हो गया है कि अब्बा जी कुछ बढ़ा दिया करो जब मैं ऑफ़िस से आता हूँ, तो क्योंकि सिमरन भी काम पर जाती है और मैं भी काम पर जाता हूँ, तो हम जब वापस आते हैं तो कुछ खाने को भी नहीं बना होता। तो आप कुछ बना दिया करें। उसको अंदाज़ा है कि मैं अपने घर में खुद पकाता हूँ, क्योंकि मेरी बेगम का इंतकाल हो गया हुआ है इस वजह से, वरना तो शायद वो मुझसे ये तकाज़ा ना करता। लेकिन उनकी मर्ज़ी ये होती है कि उनके घर आने से पहले मैं खाना बना कर रखूँ और खाना रेडी हो, और उनकी वो दौरानिया जिसके लिए वो ऑफ़िसेज़ में गए होते हैं, उसके लिए मैं पीछे से अरसलान की देखभाल करूँ। तो मैं इधर आकर मुझे एक काम मिल गया है इन लोगों घर में काम करने वाला। मैं एक ऐसा मुलाज़िम हूँ जिसकी कोई तनख्वाह नहीं है और मैं तो अकेला हूँ। मुझे लगता है कि मेरे साथ के जो और भी बाबे-बाबियाँ हैं, उनको भी काम मिले हुए हैं अपने-अपने घरों में। ये मामला सिर्फ़ मेरे साथ ही नहीं है कि मुझसे तवक्को की जाती है काम करने की। मैं क्योंकि फ़ारिग होता हूँ तो मैं पार्क में भी जाता हूँ घर के करीब, तो वहाँ पर और भी जो लोग आए होते हैं, कुछ पाकिस्तान से, ज़्यादातर इंडिया से भी बहुत से आए हुए होते हैं। तो उनके साथ भी मेरी बात होती है, तो उनका भी इसी किस्म का इधर लाइफ़स्टाइल है कि जो उनके पोते-पोतियाँ, नवासे-नवासियाँ हैं, उनके काम उन्होंने करने होते हैं। किसी को स्कूल लेना छोड़ना होता है, तो किसी का नाश्ता बनाना और उसको खिलाना होता है, और किसी को डे केयर सेंटर में छोड़ना होता है। तो उनके जो बच्चे हैं ना, उन्होंने अपने बच्चे उनके सुपुर्द किए हुए हैं। तो बिलाल बेटा, कनाडा में जो हम लोग आते हैं ना, पाकिस्तान से या इंडिया से, जिनके बच्चे यहाँ पर हैं और वो नौकरियाँ कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर नौकर बनकर आते हैं। लेकिन ऐसे नौकर जिनका कोई मुआवज़ा नहीं होता, बल्कि अपने बच्चे पालने के बाद अगली पौध को पालने की ज़िम्मेदारी हमारे सर पर आ जाती है, हमारे कंधों पर आ जाती है। और चाहे हम कितने भी थके हुए हों और हम कितने ही बीमार हों, हम अपनी इन ज़िम्मेदारियों से सुबकदोश नहीं हो सकते। हमें उनको निभाना ही पड़ता है, ताकि हमारा जो वजूद है यहाँ कनाडा में वो एक्सेप्ट हो जाए हमारे बच्चों को, और हम उनके कंधों पर बोझ की तरह से उनको महसूस ना हो। मैंने कहा, अच्छा थोड़ा ये तो बताएँ कि पाकिस्तान की निस्बत आपकी ज़िंदगी इधर आकर बेहतर हुई है, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में आप ज़्यादा खुश थे, ज़्यादा खुशहाल थे, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बारौनक थी? तो कहते हैं कि बिलाल बेटा, बस मुझे मत छेड़ो, मत छेड़ मलंगा नूं। मैं एक दफ़ा बात करना शुरू हुआ ना, तो तुम कहोगे कि एक दास्तान थी सुनाने के लिए, और मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। पाकिस्तान में मेरे पास कोई अभी औलाद नहीं थी, सब अपने-अपने घरों के हो गए थे। मेरी बेगम का भी इंतकाल हो गया हुआ था, लेकिन मेरी अपनी एक पुरआसाइश ज़िंदगी थी, अपनी एक मेरी बड़ी प्यारी-सी हवेली थी, जिसमें किसी किस्म के पैसे की कोई कमी नहीं थी। पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है, लोग एसी नहीं चला सकते, ना हीटर चला सकते हैं। मेरे घर में जब मर्ज़ी मैं एसी चलाता, हीटर चलाता, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अपना मेरा ट्यूबवेल था, वहाँ से हमारा पानी आता था, ना पीने वाले पानी का मसला, ना कुछ। और सुबह-सुबह मैं वॉक पर जाता था, मेरे उधर संगी यार थे, उनके साथ गप-शप लगाना, उनके साथ दुःख-सुख बाँटना। सुबह-सुबह नवाज़ शरीफ पार्क में कभी मैंने सब्ज़ कहवा बना कर ले जाना, कभी अकरम ने गुलाबी चाय बना के ले आनी, कभी कोई सैंडविच बना कर ले आता था, कभी कोई अंडे बॉयल करके ले आता था, हम सब मिल के बैठ के खाते थे। कभी कोई मौसमी फल वग़ैरह, कोई माल्टे, किन्नू वग़ैरह कोई ले आता था, तो हम छिलके उतार-उतार के नमक लगा-लगा के खाते थे, साथ में गप्पे मारते थे। किसी ने नवाज़ शरीफ की साइड लेनी, तो किसी ने फ़ौज की साइड लेनी, तो किसी ने इमरान खान की साइड लेनी। तो दुनिया भर का कोई मामला नहीं होता था जो हम उधर डिस्कस नहीं करते थे, जिस पे तबसरा नहीं होता था, बहस नहीं होती थी। तो हल्ला-गुल्ला होता था, कभी किसी की सालगिरह हो रही है, 70वीं सालगिरह, कभी किसी के घर में क्या है, कभी क्या। तो हमारे घर में भी लोग आए रहते थे और मैं भी जाता था। तो किसी किस्म का मुझे वहाँ पे मसला नहीं था। यहाँ कनाडा में आके मैं एक कमरे में कैद होके रह गया हूँ। अब 3 बेडरूम अपार्टमेंट लिया हुआ है मेरे बेटे ने। बड़ा प्यारा अपार्टमेंट है और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। तो इधर जो है
मैं एक कमरे में रहता हूँ और बाकी एक कमरा मेरे पोते का है और एक कमरा मेरे बेटे और बहू का है। तो अपने एक कमरे में ही मैं रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा चलूँ फिरूँ तो इंसान को अंदाज़ा हो जाता है ना कि उसका चलना फिरना बाकियों को पसंद आ रहा है या नहीं, उसकी मौजूदगी कहाँ तक पसंद की जा रही है। मेरे लिए यही पसंद किया जाता है कि मैं अपने कमरे में ही रहूँ और वहीं से मेरी सारी ज़रूरियात पूरी होती हैं। पाकिस्तान में मैं था तो फिर भी हफ़्ते में कोई 1-2 दफ़ा 5 मिनट की कॉल आ जाती थी मेरे बेटे की। जब से मैं कनाडा आया हूँ तो ना बेटा कभी मेरे कमरे में आता है, ना बहू मेरे कमरे में आती है। बल्कि कई-कई दफ़ा ऐसे होता है कि पूरा-पूरा दिन गुज़र जाता है कि एक दफ़ा बात भी नहीं होती हमारी आपस में। तो इधर आकर मुझे ज़्यादा अजनबियत हो गई है अपने बेटे और बहू के साथ, और मेरा जो पोता है, बस उसके साथ जो मेरी नज़दीकी है या क्लोज़नेस है वो इसी वजह से है कि बेटा और बहू काम पर जाते हैं तो पीछे से उनको कोई इंतज़ाम चाहिए होता है उसकी देखभाल करने के लिए, तो वो मैं उनको मिल गया हूँ। वरना उनकी मौजूदगी में वो पसंद नहीं करते कि पोता दादा के पास रहे। उनकी मर्ज़ी होती है कि बस वो उनके पास हो और अपने बाकी के काम-काज करे या प्ले एरिया में चला जाए, लेकिन मेरे साथ वक़्त बिताना वो अच्छा नहीं समझते। तो मैंने कहा मौसम वगैरह आपको कैसा लगा? चलें वो तो बताएँ। तो कहते हैं मौसम की मैं क्या बताऊँ, पाकिस्तान में तो मैं बड़ा खुश था। मुझे सारी उम्र, अभी मेरी 65 साल उम्र हो गई है, लेकिन कभी ना मुझे हड्डियों का दर्द हुआ, ना मेरे सर में दर्द हुआ, ना मुझे कभी ठंड लगी, ना मुझे कोई खाँसी, नज़ला ज़ुकाम कभी हुआ। इधर जब से आया हूँ तो ऐसा मैं पकड़ा गया हूँ, कभी क्या मसला होता है, कभी कोई मसला होता है मेरे साथ। तो इधर की इतनी शदीद सर्दी है कि मेरे तो जोड़ों में दर्द बैठ गया है। मैंने कहा कि आप सर्दी में बाहर थे, आप तो अंदर रहते, इधर तो इतने वेंटिलेटेड और इतने एयर कंडीशन्ड घर होते हैं। तो कहते हैं क्या करूं, अभी पिछले दिनों इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि मुझे बर्फ़ें भी साफ़ करनी थी, और दरअसल बेटा और बहू काम पर होते हैं तो बेटा मुझे कह जाता था कि अब्बा जी ये जो रैंप है इसके ऊपर से बर्फ़ हटा देना। तो बिलाल, पता नहीं तुमने कभी बर्फ़ हटाई है कि नहीं, लेकिन अगर कभी हटाई हो तो तुम्हें अंदाज़ा हो। तो हम तो खैर ठीक है, 65 साल का मैं हूँ, कभी कोई मसला हुआ नहीं, लेकिन जब बंदा सर्दी में निकले और बाहर निकल के बर्फ़ साफ़ करे तो फिर लग पता जाता है। तो 1-2 दफ़ा बर्फ़ें साफ़ की, तब से ऐसा दर्द बैठा है मेरे जोड़ों में कि अभी तक ठीक नहीं हुआ। बल्कि एक दफ़ा मैं फिसल भी गया था बीच में, तो बहुत शदीद दर्द हुआ मुझे ये कूल्हे की हड्डी में। तो बेटा मेरा लेके गया अस्पताल, और उधर उन्होंने अभी अपॉइंटमेंट दे दिया है, और वो अपॉइंटमेंट जो मिलेगी, मुझे देखा जाएगा वो 2.5 महीने बाद की है डेट। पता नहीं 2.5 महीने तक बिलाल बेटा मैं इधर रहता भी हूँ कि नहीं। उन्होंने कोई शुरू में तो पेन किलर्स वगैरह दिए हैं और कुछ किया है, लेकिन एक और चीज़ की अपॉइंटमेंट है, तो उसमें पता नहीं क्या चेक करेंगे, लेकिन वो 2.5 महीने बाद होगा। मैंने कहा अभी आपको आराम है? कहते हैं कि अभी बस मैं थोड़ा सा बेहतर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बस पाकिस्तान चला जाऊँगा। इधर मैंने देख लिया है, मेरा शौक़ पूरा हो गया है। मुझे समझ आ गई है मेरे बेटे और बहू को कितना प्यार है मेरे से, और मेरा कनाडा बुलाए जाने का मकसद क्या था असल में। उनके बेटे की देखभाल करना, उनके वापस आने से पहले उनके लिए खाना तैयार करना, इधर बर्फ़ें साफ़ करना और इनके काम-काज करना, और उसके अलावा बाकी सारा दिन अपने कमरे तक मैसूर रहना। तो ये मेरा काम है। मैं नहीं मानता ऐसी ज़िंदगी को। मैं पाकिस्तान में बहुत खुश था। हालाँकि मेरा अभी वीज़ा पड़ा हुआ है, और साढ़े 3 महीने का, अभी 2.5 महीने ही गुज़रे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बस 1.5 महीने के अंदर-अंदर यहाँ से वापस चला जाऊँगा। पाकिस्तान में मेरी बादशाही थी और मेरे ताल्लुकात थे, कॉन्टैक्ट्स थे, लोग मुझे जानते थे, मैं उनको जानता था, और मेरी एक पुररौनक और हल्ले-गुल्ले वाली ज़िंदगी थी। मुझे क्या मत मारी हुई थी मेरी, मैं इधर उठ के आया। तो ये अपनी औलाद मैं पाल चुका हूँ, उसके बाद उसकी औलाद पालने के लिए मैं अपने आप को नहीं पेश कर सकता। ख़ास तौर पर ऐसी बहू के लिए जो पोते को मुझसे मिलने के बाद नलाती हो कि उसको उसमें से बो आती है मेरे मिलने के बाद। तो नाज़रीन, थोड़ा-सा मैंने उन्हीं का एक्सेंट आपके सामने रिक्रिएट करने की कोशिश की है ताकि आपको सही एसेंस में समझ आए। लेकिन बड़ा दुःख हुआ इनकी कहानी मुझे जानकर, और मुझे लगता है कि ये बहुत से बुज़ुर्ग अफ़राद की यहाँ पर हकीकत है कनाडा में, जिनके यहाँ पर औलाद होती है
तो वो अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ अपने बूढ़े माँ-बाप के कंधों पर डाल देते हैं। फिर चाहे उनको डे केयर सेंटर्स में ले जाना या पिकअप करना हो या उनको स्कूल्स में पिक एंड ड्रॉप करना हो या घर की ग्रोसरी लानी हो या उनकी एब्सेंस में उनके लिए खाना बनाना हो या घर की सफाई-सुथराई करनी हो, एक तरह से हाउस हेल्प उनको मिल जाती है अपने बूढ़े माँ-बाप की शक्ल में। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ की मशीनी ज़िंदगी और इंतहाई मसरूफ़ तर्ज़ ज़िंदगी बच्चों को इतना मौका नहीं देता कि वो अपने बूढ़े वालदैन के साथ दिन में अच्छे तरीके से वक़्त बिताएँ, लेकिन कम से कम इतना तो हर कोई कर ही सकता है कि दिन में ज़्यादा नहीं, थोड़ा वक़्त वालदैन के लिए ज़रूर निकालें और उनके साथ 2 घड़ी प्यार के बोल बोलें, उनके साथ बैठें और उनके पाँव दबाएँ और उनकी हिम्मत बंधाएँ और उनको स्पेशल महसूस करवाएँ, क्योंकि ये तो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं और कनाडा में न जाने कब तक रहते रहेंगे, लेकिन ये बूढ़े माँ-बाप का साथ हमेशा नहीं होता। मेरे ख़्याल में यहाँ मगरिबी ममालिक में जो भी लोग अपने वालदैन को बुलाते हैं, तो उनकी नीयत ख़ालिस होनी चाहिए, तभी उनको अपने वालदैन को बुलाना चाहिए। उनकी नीयत उनसे मिलने की और उनको स्पेशल महसूस करवाने की, उनके साथ वक़्त बिताने की होनी चाहिए, ना कि उनसे अपने बच्चों के काम करवाने की होनी चाहिए। लेकिन अफ़सोस ये है कि ज़्यादातर लोग अपने वालदैन को यहाँ पर इसलिए बुलाते हैं और उनके वालदैन भी बस वक़्त यहाँ पर गुज़ारने पर मजबूर होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी दौड़ अपने कमरे से निकल कर करीबी पार्क तक होती है या वापस अपने कमरे तक आ जाने की होती है, क्योंकि वो गाड़ी चलाकर कहीं जा भी नहीं सकते, तो उनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता और अगर हो भी तो कोई घर में गाड़ी होती नहीं है, क्योंकि एक ही गाड़ी होती है। वो बेटा ऑफ़िस लेकर गया होता है, 2 हों तो बेटा और बहू दोनों अपने-अपने ऑफ़िसेज़ में लेकर गए होते हैं, तो घर में कोई गाड़ी वग़ैरह नहीं होती। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनको आज़ादी मिली हो ही इतनी, तो बस ये होगा कि बस का कार्ड बनाया होगा तो बस में सफ़र करके वो मार्केट तक चले जाएँगे। वहाँ भी अगर उनके बच्चों को पता चल जाएगा कि ये बस पे ट्रैवल करके मार्केट तक जा सकते हैं, तो उनके कंधों पर ग्रोसरी और सौदा सलफ़ लाने की ज़िम्मेदारी थोप दी जाएगी। तो ऐसा लाइफ़स्टाइल होता है कुछ लोगों का यहाँ पर, तो वो बड़े खुशनसीब होते हैं जिनको स्पेशल महसूस करवाया जाता है ऐसे कंट्रीज़ में बुलाकर। आपका अगर ऐसा कोई भी तजुर्बा रहा है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप क्या समझते हैं कि उनके बेटे को क्या करना चाहिए, अपने रवैये में किस तरह की तब्दीली लानी चाहिए ताकि बाप ऐसा महसूस ना करता जैसा शहज़ाद गुल साहब कर रहे हैं। मज़ीद ये कि अगर आपकी कोई भी कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपना पूरा वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं फ़ुर्सत पाते ही आपका वॉइस मैसेज सुनूँगा। अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं आपको रीच बैक भी करूँगा उसके बारे में और आपकी कहानी मैं व्यूअर्स के सामने भी रखूँगा ताकि वो अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर करें। इससे बहुत से लोगों की हेल्प हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।